Assalamu alaikum dear students, welcome to the class of Classics in Drama. Students, we have discussed the storyline of Oedipus Rex. आज स्टूडेंट्स मैं आपके साथ इसके कुछ मेन फीचर्स डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली इसके अंदर ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आज भी एक क्लासिक के तौर पे मशहूर है। सबसे पहले मैं यहाँ इसका एडिपस रेक्स का इंट्रोडक्शन टू थिएटर बताऊंगी कि ये थिएटर में कब इन हुआ, और फिर इसके कुछ जो प्ले स्क्रिप्ट नोट्स हैं इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले इसके जनरल इन्फॉर्मेशन में ये है कि ये सोफोक्लिस ने लिखा है और ये 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट यानी कि 425 बिफोर क्राइस्ट में ये लिखा गया था और इसको तब परफॉर्म किया गया था थिएटर ऑफ डायनासिस में। और ये कौन सा टाइम था जब बहुत ज़बरदस्त टाइम था जब ग्रीक ड्रामा अपने अरूज पे था, डीप इन एंशिएंट मैथोलॉजी, और ये इसकी स्टोरी एंशिएंट मैथोलॉजी से ली गई थी। अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया था? सोफोक्लिस वाज मोस्टली इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज थीम्स। तो ये अपनी थीम्स के ऊपर इसका बड़ा फोकस होता था। थीम्स क्या होती थी कि कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो हमें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं किसी भी राइटिंग के अंदर, उसको हम थीम कहते हैं। जो हमें नज़र आता है कि जी ये बातें हैं जो हमें बताने की या समझाने की कोशिश की गई है, उनको थीम कहा जाता है। द ऑडियंस वुड हैव नोन द स्टोरी लाइन, द प्लॉट वॉज रिलेटिवली माइनर इन हिज डेवलपमेंट। तो ऑलरेडी चूंकि ये ग्रीक मैथोलॉजी से होता था और ये मैथोलॉजी ऑलरेडी लोगों को पता होती थी, जैसे मैंने स्टोरी के शुरू में ही आपको बताया था कि उसको बदवा होती है किसी किंग की, क्योंकि उसके बेटे ने उसकी वजह से खुदकुशी की भी होती है कि तुम्हें भी तुम्हारा बेटा कत्ल करे। तो ये बात ऑलरेडी ऑडियंस को पता थी। तो अब ये जो स्टोरी थी उसका जो बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी ऑडियंस को पता था। तो इसी तरह चूंकि ये मैथोलॉजी के ऊपर होता था और ऑडियंस को ऑलरेडी पता होता था कि स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, ये एक्चुअली स्टोरी क्या है, तो बहुत ज़्यादा प्लॉट को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर हम करेक्टर की बात करें एडिपस टेक्स्ट के, इट इज़ ट्रांसपेरेंट थ्रू हिज ट्रेजिक फ्लॉ, दस मोर क्लियरली एस्टेब्लिशिंग सोफोक्लिस थीम। तो इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था एक्चुअली एडिपस टेक्स्ट का? क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। तो बाज़ दफ़ा ज़रूरत से ज़्यादा जो तजस्सुस होता है वो इंसान की बर्बादी का बाइस बन जाता है, और वो इंसान इसको एक नॉर्मली हम इसको अपनी क्वालिटी समझते हैं कि हम हकीकत को जानना चाहते हैं, हम हकीकत का पीछा करते हैं। तो एक्चुअली इसी तजस्सुस की वजह से ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी बदल गई। तो यही एक थीम है जो एक ट्रेजिक फ्लॉ दिखाया हुआ है सोफोक्लिस ने अपने करेक्टर के अंदर। अच्छा, इसका जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या था? सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से स्टोरी डेवलप होती है, जिसकी वजह से कोई भी स्टोरी लाइन अच्छी या बुरी सिमत इख्तियार करती है, उसको हम सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ड्रामा के अंदर। एडिपस हैज़ डन व्हाट ही कंसिडर्स नेसेसरी टू अवॉइड द टेरिबल फेट predicted by the oracle, but he cannot foresee what is in store for him. तो इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि एडिपस बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उस चीज़ को अवॉइड करने की जब उसके इल्म में आ जाती है कि उसके हाथों से ये सब कुछ हो सकता है, मगर वो जितनी वो कोशिश करता है एक्चुअली वो उस अंजाम की तरफ उतना ही बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ हम कंट्रास्ट नज़र आता है कि कंट्रास्ट दैन बिटवीन मैन सीकिंग टू कंट्रोल हिज डेस्टिनी एंड एक्सटर्नल फोर्सेस शेपिंग डेस्टिनी इज क्लियरली डिपिक्टेड। और इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में बेहतरी खुद लाना चाहता है, मगर वो इस स्ट्रगल में एक्चुअली स्ट्रगल करते करते वो फाइट करता है उन नेचुरल फोर्सेस के साथ, अपने मुकद्दर के साथ लड़ने की कोशिश करता है, जबकि उसका जो मुकद्दर होता है वो बहुत सारे फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं मिलके डिफाइन कर देते हैं। अगर हम इसके थीम्स को अब क्लियरली देखना शुरू करें तो सबसे पहला जो थीम है इसका द फॉल ऑफ एडिपस फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाईएस्ट ऑनर टू दैट ऑफ एन आउटकास्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द अनसर्टिनिटी ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी। एडिपस एक शहजादा था, एक बादशाह के घर में वो पला बड़ा था और बड़ा इसका एक ऑनर था अपने मुल्क में। मगर क्या होता है कि एकदम से वो उस मुकाम से नीचे गिर जाता है जब उसको ये पता चलता है कि वो जो बादशाह और मलका हैं वो उसके असली माँ बाप नहीं हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो थीम हमें नज़र आती है वो अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी की है कि इंसान का मुकद्दर कब तख्त से तख्ता की तरफ ले जाए नहीं पता चलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लिमिटेशन इन कंट्रोलिंग इट्स फेट, और दूसरा ये है कि इंसान की जितनी मर्जी कोशिशें हों मगर वो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर आकर मुकद्दर उसकी कोशिशों को मात दे देती है।
अगला थीम अगर हम देखें, इट इज सिग्निफिकेंट दैट नो अटेम्प्ट इज मेड टू एक्सप्लेन व्हाई डिस्ट्रक्शन कम्स टू एडिपस। अब ये नहीं बताया कि एक्चुअली एडिपस ने कौन सा ऐसा कसूर किया था जिसकी वजह से उसके साथ ये सारा मामला हुआ, उसके ऊपर ये बर्बादी आई। तो यहाँ पर ये कोशिश ही नहीं की सोफोक्लिस ने ये बताने की, जबकि इट इज इम्प्लाइड दैट मैन मस्ट सबमिट टू फेट एंड दैट इन स्ट्रगलिंग टू अवॉइड इट ही ओनली बिकम्स मोर एंटेंगल्ड। और इसके साथ क्या होता है कि इंसान सिर्फ अपनी जो मुकद्दर में लिखा गया होता है उसके साथ सिर्फ स्ट्रगल कर सकता है उसको अवॉइड करने के लिए, और इसी कोशिश में वो उसमें फंसता ही चला जाता है। फर्दर अगर हम देखें, इट इज पॉसिबल टू इंटरप्रेट दिस प्ले एज सजेस्टिंग दैट द गॉड्स रादर देन हैविंग डिक्रीड द कैरेक्टर्स फेट हैव मेयरली फोरसीन एंड टोल्ड व्हाट दे विल डू। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी बताने की कोशिश की गई है। हम ये कह सकते हैं कि गॉड्स एक्चुअली जो ह्यूमन बीइंग के साथ होना होता है उनको थोड़ा सा पहले उसकी झलक दिखा देता है कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है या तुम्हें ये करना चाहिए। अब ये जो फैसला होता है इंसान का, वो अब एडिपस को नज़र तो आ जाता है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है और उसको उसके कैसे अवॉइड करना है, बजाय कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता कि वो ये सब नहीं करना चाहता। उसको ये लगा कि उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ये सब कुछ ना कर सके, और उसी कोशिश में वो सब कुछ करता चला जाता है। Another theme which may have been a conscious one with Sophocles is that of Oedipus as a scapegoat। तो scapegoat मतलब कुर्बानी का बकरा। तो यहाँ पर ये भी है कि सोफोक्लिस ने एक्चुअली एडिपस को एक कुर्बानी का बकरा बना के पेश किया है। लाइक गलती उसके बाप ने की, ज्यादती उसके बाप ने की, और उसकी ज्यादती के नतीजे में उस लड़के ने खुदकुशी की, जबकि जो बदवा दी गई वो उस मासूम बच्चे के ऊपर आके पड़ी जिसने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं था। और अनदर मोटिव इसका ये भी हो सकता है कि ब्लाइंडनेस वर्सेस साइट इज एम्फसाइज्ड इन पोएटिक इमेजेस एंड इन वेरियस कंपैरिजंस। तो ब्लाइंडनेस और साइट का बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमें रोल नज़र आएगा। बहुत सारी जगहों पर पोइट्री के अंदर हमें ये डिस्कशन नज़र आएगी ब्लाइंडनेस और साइट की। एक्चुअली हमें वो क्यों नज़र आएगी, एंड पे भी हम देखते हैं कि वो गोल्ड पिन से अपनी आंखों को फोड़ लेता है, अपनी आंखें ख़त्म कर लेता है। होता ये है कि हम जब आंखों के साथ सामने देख रहे होते हैं तो हमारे सामने हकीकत नहीं होती, जबकि जो ओरेकल होते हैं, नॉर्मली यहाँ पर जो ओरेकल है वो ब्लाइंड होती है, तो वो जो ब्लाइंड होते हैं वो चीज़ वो देख लेते हैं जो नज़र वालों को नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम एक्शन की बात करें, क्योंकि ड्रामा के अंदर नॉर्मली एक एक्शन होता है जिसमें एक्ट करते हैं लोग, तो पॉइंट ऑफ अटैक, एक्शन में पॉइंट ऑफ अटैक अगर हम देखें तो क्रेयॉन्स रिटर्न फ्रॉम डेल्फी एंड रिटेलिंग द ओरेकल फॉलोड इमीडिएटली बाय एडिपस प्रोक्लेमेशन। यहाँ पर एक बड़ा मजे का है कि यहाँ पर जब शक की बुनियाद क्रेयॉन पे चली जाती है। क्रेयॉन कौन है? क्रेयॉन एक्चुअली एडिपस का मामू है जिसको वो अपना साला समझता है, ठीक है। तो जैसे ही एडिपस की प्रोक्लेमेशन होती है, जैसे ही वो उसका ऐलान होता है उसकी बादशाहत का, साथ ही क्रेयॉन जब वापस आता है डेल्फी से आके वो ओरेकल बताता है, तो जिसकी वजह से यही शक गुजरता है कि शायद क्रेयॉन खुद बादशाह बनना चाहता था, जिसकी वजह से वो ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम एक्शन के अंदर अगर हम देखें तो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या था? एडिपस रिफ्यूजल और ब्लाइंडनेस टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। एडिपस सच मानने से इनकार कर देता है, यानी कि वो जब ये कहता है ना कि नहीं मैं तो वहाँ से आ गया हूँ, वो तो मेरे असल माँ बाप हैं, मैं तो उन्हें छोड़ के आ गया हूँ, तो एक्चुअली इट वाज हिज ब्लाइंडनेस, वो आंखों के होते हुए भी हकीकत को नहीं देख पाता है। ही हैज इशूड द सेंटेंस बिफोर द वर्डिक्ट हैज कम इन, फर्स्ट द एग्जीक्यूशन देन द ट्रायल। तो होता क्या है कि वो सेंटेंस क्या है कि बजाय के उसका मुकदमा चलता और वो उसके नतीजे में उसको कोई सज़ा दी जाती, वो पहले ही वो सज़ा ले लेता है। यानी कि उसकी बीवी जो उसकी वालदा थी जकोस्टा, वो खुद को हैंग कर लेती है और वो खुद अपनी आंखों में पिन मार लेता है, यानी कि वो ट्रायल से पहले ही खुद को सज़ा दे लेता है। अब हम यहाँ पर क्राइसिस और क्लाइमेक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है कि जब एक नॉर्मल लाइफ होती है हीरो की, फिर उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आता है जिसमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है।
प्रॉब्लम मीन्स सेंट्रल कन्फ्लिक्ट। हीरो कुछ चाह रहा होता है और उसके जो हालात होते हैं, उसके वाक़या जो होते हैं वो कुछ और चाह रहे होते हैं। तो उसमें आके एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आके हीरो को फैसला करना होता है कि मैंने क्या करना है, मुझे किस साइड पे जाना है, मुझे कुछ करना भी है कि नहीं करना है। तो उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता उस पॉइंट को। दैट पॉइंट इज क्लाइमेक्स पॉइंट, जब उस मसले का कोई ना कोई हल निकलना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन द शेफर्ड टेल्स एडिपस दैट ही वाज द बेबी ही हैड सेव्ड, क्रेओन इश्यूज एडिक्ट टू एडिपस। तो यहाँ पर ये क्लाइमेक्स पॉइंट है जब उसको ये सब कुछ क्लियर होता है कि एक्चुअली ये मैं वही बंदा हूँ जिसने अपने बाप का मर्डर करना और अपनी माँ से शादी करनी, क्योंकि वो शेफर्ड इसको आके मिलता है और उसके पाँव देखता है। पाँव को देख के वो बताता है कि तुम्हारे इस पाँव की जगह पे इस जगह पे जख्म था जब मैंने तुम्हें बचाया था और मैंने तुम्हें बादशाह तक पहुंचाया था। तो एक्चुअली तुम वही बच्चे हो जिसको मैंने बचाया था और ये इसी ल्यूइस के ही बेटे हो तुम। यहाँ पर डेन्यूमेंट अगर हम देखें, डेन्यूमेंट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर आकर ड्रामा ने ख़त्म होना होता है, जहाँ पर आकर अब एंड होना होता है। तो एडिपस हैज़ पुट आउट हिज आइज, अब उसके जो एंडिंग सीन है उसमें वो अपनी आंखें निकाल देता है। जोकोस्टा हैज़ हंग्ड हरसेल्फ, अपने आप को फांसी दे लेती है। क्रेओन हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ थेबिस एंड बैनिशेस एडिपस, और क्रेओन जो उसका मामू होता है एडिपस का, वो इलाके का बादशाह बन जाता है और एडिपस को मुल्क से निकाल देता है। एडिपस सेज फेयरवेल टू हिज चिल्ड्रन, और एडिपस अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे को गुड बाय कह देता है। सेंट्रल ड्रामेटिक एक्शन को अगर हम देखें, इस ड्रामा में जो एक एक्शन था, ड्रामेटिक एक्शन था, वो क्या था? एडिपस इशूज हिज प्रोक्लेमेशन देन प्रोसीड्स टू सर्च आउट द मर्डरर ओनली टू फाइंड इट इज ही हिमसेल्फ। पहले क्या होता है कि वो बादशाह बनता है, फिर उसको लगता है कि प्लेग आ गई और अब उसने मर्डर को पकड़ना है। उसका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि वो इलाके के बादशाह के जो पहले बादशाह रह चुका है उसके मर्डर को पकड़े और उसको ढूंढना शुरू कर देता है। पहले वो अपनी तलाश में निकलता है तो उसको पता चलता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ बुरा करोगे, वो फटाफट अपना मुल्क छोड़ देता है। जब वो दूसरे मुल्क में जाता है, रास्ते में मर्डर कर देता है, फिर उसको स्फिंक्स मिलती है और फिर उसकी पहेली बूझता है। लोगों को निजात मिल जाती है उसके प्लास से, उसको बादशाह बना देते, मलका का हाथ उसे दे देते हैं और फिर वहाँ पर बीमारी आ जाती है। अब वो कहता है कि मैंने मर्डर को ढूंढना है, और फिर होता क्या है, वो अपने आप को ढूंढ लेता है। द एक्शन इज मोस्टली थ्रू नैरेटिव विद वायलेंट सीन्स शोन ओनली इन चेबलू। अब यहाँ पर जो एक्शन था ये सिर्फ नैरेटिव के थ्रू यानी कि कोरस के थ्रू था, यानी कि लड़ाई वाले जो सीन थे और जो वायलेंस थे या खून वाले जो सीन थे वो एक्चुअली परफॉर्म नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें टेबल्यू के ज़रिए दिखाया गया था। यानी कि एक्शन थोड़ा सा और साथ में कोरस गाना गा के बता रहा था कि क्या मामला कैसे हुआ। द कंफ्लिक्ट लाइज विद इन एडिपस एंड हिज रिलेशनशिप टू द अदर कैरेक्टर्स रादर दैन व्हाट ही डज। तो एक्चुअली जो कंफ्लिक्ट एक्चुअली था वो एडिपस के का दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप था उसकी वजह से था, जबकि उसके अपने एक्शंस की वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसका जो रिलेशनशिप था वो उनको बचाने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ वो खुद फंसता चला जाता है। यहाँ पर जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स इज अ लिटरेरी डिवाइस। जब हम सिंबल्स यूज़ करते हैं यानी कि एक चीज़ को दिखाने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो दैट इज़ सिंबल्स। तो यहाँ पर लाइट एंड डार्कनेस का जो सिंबल है यहाँ पर किस चीज़ के लिए दिखाया गया है कि जब इंसान को अपने बारे में इल्म नहीं होता तो वो डार्कनेस में होता है, और फिर जब वो अपने बारे में जानने की कोशिश करता है या मसले को हल करने की कोशिश करता है तो लाइट की तरफ आ जाता है। ब्लाइंड एंड सीइंग में भी ये है कि हम आंखों के होते हुए हकीकत से ब्लाइंड होते हैं, जबकि आंखें जब नहीं होती तो हम हर चीज़ को क्लियरली देख लेते हैं। फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस, अब यहाँ पर एक और भी है, फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस इज ऑल्सो अ सिंबल। ये एक दिखाया हुआ है कि इंसान का इख्तियार अपने ओहदे पे और अपने नेक नामी पे और अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली जो आसाइशें हैं उन पे नहीं होता है, बल्कि किसी टाइम पे उनसे ये चीज़ें छीन सकती हैं। एरोगेंट प्राइड भी ये होता है कि एरोगेंस क्या होती है कि एडिपस जो था वो एरोगेंट था। वो एरोगेंट किस बात पे था कि वो रिडल्स बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेता था, वो पहेली बड़ी अच्छे से बूझ लेता था, वो बड़ा अक्लमंद था और वो समझता था कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मेरा जो तजस्सुस है, मेरा जो जानने की जो एक मेरी जो तमन्ना है वो एक्चुअली मेरी क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी की वजह से उसके अंदर प्राइड आ जाता है। सोलन फीट की अगर हम बात करें तो सोलन फीट मीन्स जब आपको पता है कि पाँव सूजे हुए होते हैं तो सूजे हुए पाँव के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, यानी कि इंसान की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है।
तो एक्चुअली स्टोलन फीट का यहाँ पे भी मतलब है कि इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले मगर उसके पाँव बंधे हुए हैं, वो ज़्यादा दूर तक अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी को चलाने में उसकी डेस्टिनी, उसके फेट, उसके नसीब और उसके मुकद्दर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पर ब्रोचेस ब्रोचेस आपको पता है कि हम ब्रोचेस जब बादशाह लोग यूज़ करते थे तो ख़ास सिंबल होते थे ब्रोचेस के। तो हर रैंक का बंदा अपने अपने अपनी रैंक के हिसाब से, अपने ओहदे के हिसाब से ब्रोचेस यूज़ करता था, मगर वही ब्रोच आप ये देखिए कि उतार के फिर अपनी आंखों को फोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। बाज़ दफ़ा इंसान का ओहदा ही उसके लिए ज़िंदगी में जलालत का बाइस बन जाता है और उसके फॉल का बाइस बन जाता है। और शेफर्ड भी यहाँ पर एक सिंबल है जो आपको पहले से ही आपको ज़िंदगी की नवीद तो देता है, मगर साथ में क्या है कि वो आपके फॉल का बाइस भी बन जाता है, क्योंकि वो हकीकत बता देता है कि एडिपस को। अब यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर्स के डायलॉग्स की बात करें तो ग्रीक प्लेस्ड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाया जाता था। मैंने आपसे पहले भी ये डिस्कस किया है कि कोरस आगे पूरी की पूरी स्टोरी बताया करते थे और कोरस में से एक बंदा निकल के परफॉर्म करना शुरू कर देता था एक्शन की फॉर्म में। तो डायलॉग बड़े सटल किस्म के डायलॉग होते थे, जिनमें पूरी की ऐसे ज़बरदस्त डायलॉग होते थे कि पूरे का पूरा एक्शन समझ आ जाया करता था। द एक्टर्स वॉइसेस देयरफॉर मस्ट हैव बीन वेल ट्रेंड। तो उसके लिए क्या होता था कि जितने भी एक्टर कोरस के फॉर्म में या फिर एक्शन के फॉर्म में जाके परफॉर्म करते थे, उनको पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उन्होंने कौन किस जगह पे कौन कैसी वॉइस बनानी है और निकालनी है। द लैंग्वेज वॉज पोइटिक एंड म्यूजिकल विद द कोरल ओड्स प्रोबेबली सेट टू म्यूजिक। तो कुछ म्यूज़िक का यूज़ भी किया जाता था और कोरल ओड्स इस तरह से गाए जाते थे, बिल्कुल एक म्यूज़िकल सिस्टमेटिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। लाइक उसमें पोएटिक एंड म्यूज़िकल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। आपको पता है कि जो पहले ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी वो पोएटिक फॉर्म में ही लिखी जाती थी, प्रोज फॉर्म में नहीं लिखी जाती थी। वहाँ पर राइम और रिदम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। अगर हम कैरेक्टर्स की अपीयरेंस की बात करें तो सोफोक्लिस पेज लिटिल अटेंशन टू द साइकोलॉजिकल लेवल फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ कैरेक्टराइजेशन। The principal characters are mature persons, but Sophocles says almost nothing about their age or appearance. आपको यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि करेक्टर्स मास्क यूज़ किया करते थे ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर भी वो एज के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं देता था या उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता था कि वो किस तरह के फिजिकली लगते थे, बल्कि उनके जो स्टेट ऑफ माइंड होते थे, जो उनकी जो थॉट्स होते थे, उनके ऊपर उसका ज़्यादा स्ट्रेस होता था। The priest is spoken of as being old. The chorus is made up of Theban elders. Trisias is old and blind. The herdsman is an old man. In almost every case, age is associated with wisdom and experience. अच्छा, जिन लोगों को यहाँ पर उसने ओल्ड दिखाया था, जिसमें प्रीस्ट था, और फिर कोरस ने थिबन एल्डर्स को दिखाया, और फिर ट्रेसियस जिसने ओरेकल बताया था वो ओल्ड और ब्लाइंड था। हर्ड्समैन जिसे हम शेफर्ड कहते हैं वो भी ओल्ड मैन था। तो ये जो ओल्ड लोग दिखाए गए थे, एक्चुअली एज को उसने एसोसिएट किया विजडम और एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि जो जितना ज़्यादा वाइज हो, एक्सपीरियंस्ड होगा, उसकी एज भी ज़्यादा होगी। तो फिर हम कैरेक्टर के पेरेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर अ नंबर ऑफ यंग कैरेक्टर्स नन ऑफ होम स्पीक्स। बहुत सारे यंग कैरेक्टर्स थे मगर उनमें से बात किसी ने नहीं की, यानी कि सिर्फ अपेयरेंस थी या उनका जिक्र था। अ बैंड ऑफ सप्लेंट्स इन द प्रोलॉग आर चिल्ड्रन, एंटीगोन एंड इसमेने आर वेरी यंग। तो यहाँ पर सुप्लेंट्स का जो बैंड था प्रोलॉग में जिनके बारे में बात की गई वो बच्चों का था, और एंटीगोन एंड इसमेने जो कि उसकी बहनें थी वो भी बहुत छोटी थी, मगर उन्होंने कोई डायलॉग नहीं आके बोला। अच्छा जी, अब किस मेन कैरेक्टर का क्या मकसद था, ये यहाँ पर हम मकसद पे बताएंगे कि किस कैरेक्टर को यहाँ पे क्यों एंटर किया गया। एडिपस टू फाइंड आउट द ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस। तो एडिपस सच ढूंढना चाहता था, वो सच तक पहुंचना चाहता था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उस सच को जानने का क्या नतीजा निकल सकता है। जेकोस्टा टू प्रिवेंट एडिपस फ्रॉम हिज ऑब्जेक्टिव टू कन्विंस हिम एवरीथिंग इज राइट। जेकोस्टा का करैक्टर ये था कि वो एडिपस को इस बात का एहसास दिलाए कि वो सच का पीछा मत करे, उसको जानने की कोशिश मत करे, सब कुछ ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है।
Creon to keep Athens stable and help the people to serve Oedipus until he is shown as the problem and then to step in and take control. Creon normally sincere दिखाया होता है एडिपस के साथ, मगर एडिपस उसकी नियत पे हमेशा शक रहती है। तो एक्चुअली एडिपस की प्रॉब्लम्स की वजह से एथेंस भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस दौरान क्रेओन होता है जो कि एथेंस को संभालने की कोशिश करता है और लोगों को काम डाउन करने की कोशिश करता है और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। जब ये देखता है कि एडिपस प्रॉब्लम में है तो वो खुद आगे बढ़ के कंट्रोल संभाल लेता है और एडिपस को अपने मुल्क से निकाल देता है। स्पेक्टेकल की अगर हम बात करें, स्पेक्टेकल एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं जो स्टेज के ऊपर स्टोरी को और करेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल में आप ये देखेंगे सीनरी आ जाती है और कोरस आ जाता है, उसमें यूज़ होने वाला सामान आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में और ड्रामा के परफॉर्म होने में हेल्प करती हैं, उसको हम स्पेक्टिकल कहते हैं। तो द ग्रीक थिएटर हैड नो प्रोसिनियम आर्क और कर्टन। The play begins therefore with the procession of the chorus through the pterodoi। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रीक थिएटर में पहले पर्दा गिराने का, अब आपने थिएटर में देखा होगा कि पर्दा होता है, पर्दा गिर जाता है, जब पर्दा दोबारा उठाया जाता है तो सीन बदल जाता है। पहले ग्रीक ड्रामा में ऐसा नहीं होता, यानी कि स्पेक्टिकल ऐसे नहीं होते थे, बल्कि क्या होता था कि रोब पहने हुए होते थे, मास्क लगाए होते थे, बड़ी बड़ी हीलें पहनी हुई होती थी और 3 करैक्टर ही होते थे जो कपड़े बदल बदल के बार बार आके अपना करैक्टर प्ले करते थे। माइनर करैक्टर्स बहरहाल उसमें एंटर हो जाया करते थे। तो नॉर्मली होता क्या था, कोरस ही बताता था कि अब सीन बदल चुका है, वो गाना गाना शुरू करता था, इससे पता चलता था कि अब नया सीन शुरू होने वाला है। फर्दर अगर हम स्पेक्टिकल की बात करें, द सीनरी इज सिंपल। द स्केने स्कीन हाउस जिसे हम सीन हाउस कहते हैं, रिप्रेजेंट अ पैलेस, नो चेंजेस आर मेड एंड नो मशीनरी इज यूज्ड। द थेमेले जिसे हम ऑल्डर कहते हैं वाज इन द मिडल ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा एक ऊंचा सा, एक चबूतरा सा होता है जिसको ऑल्टर कहा जाता है, वो ऑर्केस्ट्रा के बिल्कुल दरमियान में होता था। और जिसे हम स्केने कहते हैं सीन हाउस, यानी कि पूरे का पूरा जो ड्रामा होता था एक ऐसे टेंट में प्ले किया जाता था जिसको एक पैलेस की शक्ल दी हुई होती है, यानी कि बैकग्राउंड में पैलेस रहता था, चाहे सीन कहीं का भी हो मगर पीछे डिज़ाइन पैलेस का ही रहता है। यानी कि आप आज समझ लीजिए कि जैसे एक आम स्टेज है जिसके पीछे सीन नहीं बदल रहा है बल्कि एक ही डिज़ाइन है, मगर उसके आगे परफॉर्मेंस जो है वो मुख्तलिफ लोग आके दे रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका जो सीनरी सिंपल होती थी। मगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि सोफोक्लिस ने पेंटेड सीनरीज इंट्रोड्यूस करवाई थी कि पीछे वो सीनरी लगा दी जाती थी जिससे ये पता चलता था कि सीन जो है वो किसी और जगह पे परफॉर्म हो रहा है। Since the play was performed outdoors, no artificial illumination was necessary. 3 plays by the same author were presented each day. तो स्पेक्टिकल्स में हम ये बताते हैं कि जो लाइट्स होती हैं स्टेज के ऊपर और जो लाइट के इफ़ेक्ट्स होते हैं, साउंड्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये भी स्पेक्टिकल का हिस्सा होते हैं। मगर चूंकि उस दौर में रोशनी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता था, जिसकी वजह से आउटडोर में ये जो प्ले होते थे परफॉर्म किए जाते थे ओपन एयर, और ये शाम होने से पहले पहले इनको कंक्लूड कर दिया जाता था। तो और एक ऑथर के प्लेज एक दिन में 3 प्लेस परफॉर्म होते थे। तो ये सुबह सुबह शुरू हो जाते थे और शाम होने से पहले, यानी कि अंधेरा ढलने से पहले, दिन ढलने से पहले, अंधेरा शुरू होने से पहले ये ख़त्म कर दिए जाते थे। दिन की रोशनी में ही ये परफॉर्म किए जाते थे। Customs were stylized and denoted the character differences. Custom means जो वो कपड़े पहना करते थे, costumes were stylized and denoted the character differences. तो जो कॉस्ट्यूम जो कि चोगे की फॉर्म में होते थे, रॉब्स होते थे, बड़े बड़े रॉब्स होते थे ताकि वो दूर से ही प्रोमिनेंट हों, और हर करेक्टर का एक अलग से रॉब होता था, और उसके साथ साथ मास्क होते थे। मास्क से भी पता चलता था ये खातून का करेक्टर है या फिर ये किसी मर्द का करेक्टर है, और उसके साथ उनके ऊपर जो एक्सप्रेशन होते थे ये बताते थे कि अब फ्लांग करेक्टर एंटर हो चुका है। द कोरस वोर चिटोन्स शॉर्टर गाउन्स, द कैरेक्टर्स वोर हिमेशंस लॉन्गर गाउन्स। तो कोरस के लोग जो होते थे वो छोटे छोटे गाउन पहना करते थे, और जो मेन कैरेक्टर्स होते थे वो बड़े बड़े गाउन पहन के आया करते थे, और हाई हील्स भी उन्होंने पहनी होती थी। द एक्टर्स वोर कोथर्नस द ट्रेजिक बूट 18 स्टिल्ट्स,
यानी कि 18 इंच तक के शूज़ ये पहना करते थे, जिसकी वजह से मूवमेंट भी कम हुआ करती थी। कलर वुड मेक विजुअल डिस्टिंक्शंस, और कलर जो होते थे उनके ड्रेस के और उनके मास्क के वो भी डिफरेंट होते थे, जिसकी वजह से करेक्टर डिफरेंट महसूस होते थे। द एक्टर्स वोर मास्क इंडिकेटिव ऑफ एज एंड करेक्टर। जो मास्क वो पहने जाते थे वो करेक्टर के हिसाब से और एज के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते थे, तो उसके पीछे कोई भी करेक्टर हो सकता था, मगर वो मास्क बताता था कि फलां एज का करेक्टर एंटर हो चुका है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सिंगिंग एंड द स्पीच ऑफ एक्टर्स वाज इम्पोर्टेंट ओरली। इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी होता था और सिंगिंग भी होता था और स्पीच भी एक्टर्स करते थे। और ये बिल्कुल म्यूज़िक, अगर तो कोई खुशी वाला सीन है तो वहाँ पर शादियाने बजाए जाते थे, और अगर कोई गम वाला सीन है तो वहाँ पर ग्लूमी सा बड़ा सैड सा म्यूज़िक प्ले किया जाता था, और सिंगिंग भी इसी तरह की जाती थी। ये इन चीज़ों के साथ एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस होती थी बड़ी इफ़ेक्ट होती थी। यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिक सीन्स की बात करें, द ओपनिंग सीन इन विच द एक्सपोजिशन इज गिवन एंड एडिपस इशूज हिज प्रोक्लेमेशन द पॉइंट ऑफ अटैक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीन है। ये यहाँ से ओपनिंग सीन से स्टार्ट होता है कि एडिपस अपना ऐलान करता है यहाँ पे आके। द सीन इन विच जकोस्टा ट्राइज टू डिस्पेल एडिपस डाउट्स फॉलोड बाय हर सीन इन विच ही मेक्स ऑफरिंग टू द गॉड्स। तो दूसरा सीन जहाँ पर जकोस्टा एडिपस को तो तसल्ली देने की कोशिश करती है, और उसके बाद वो सीन आता है जहाँ पर वो खुद गॉड्स को के सामने नजराना पेश कर रही होती है ताकि मसाइल हल हो जाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में आने वाले मसले ख़त्म हो जाएं। अगला सीन अगर हम देखें तो द जोन्यूमेंट इन विच क्रेन asserts himself and Oedipus stands himself behind his own decree। तो फिर वो वाला सीन जहाँ पर हमेशा क्रेन उसका हेल्पर रहा है, उसके पीछे खड़ा होता था, मगर यहाँ पे एक सीन जब ये एंड होने लगता है ड्रामा का, तो क्रेन आगे होके मुल्क को संभालता है और एडिपस खुद को पीछे कर लेता है। क्रेन asserts his right to banish Oedipus and restore the honor of Thebes। Oedipus has begun his journey towards righteousness। तो यहाँ पर क्रेन क्या करता है कि अपना हक इस्तेमाल करता है एडिपस को मुल्क से बाहर निकालने का, ताकि थेबिस की जो इज्जत है वो बरकरार रहे, जबकि एडिपस जो है वो मुल्क छोड़ देता है ताकि वो अपने आप को ठीक करे या अपनी सेल्फ अवेयरनेस और अपने सेल्फ राइटनेस के रास्ते पे चल पड़े। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द थीम्स ऑफ एडिपस रेक्स। यहाँ पर भी आपने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे डिस्कशन बोर्ड पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।